तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो उन्होंने पढ़ लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर, आज हमें करनी है सीए इंटर की जीएसटी की सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए सारी अमेंडमेंट्स कवर। मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो स्टेचुटरी अपडेट है सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए, ये जो मेरे हाथ में मेरे सामने है, इसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स है इसमें 80% तुम ऑलरेडी कवर कर चुके हो मई 26 अटेम्प्ट के लिए, तो मतलब पहले ही आ चुकी थी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो एक तो ये ऊपर राइट साइड में वो दिखा रहा है ना, वो देखो ऊपर आई वाले में। हाँ, तो वहां पे तुम क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सी अमेंडमेंट थी। तो मई 26 के लिए जो अमेंडमेंट्स डाली थी वो तुम देख सकते हो। अब हम कवर करेंगे सिर्फ वो वाली अमेंडमेंट्स जो एक्स्ट्रा हैं, जो सितंबर 26 के लिए एडिशनल है। ठीक है, ओके। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताई जाता हूँ कि देखो भाई, ये अमेंडमेंट्स जो हैं सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ऑल राइट। चार्ज और जीएसटी में तुम्हें पता वो लोकल डिलीवरी सर्विसेज जुड़ चुका था, हमने इसमें पूरी एग्जांपल वगैरह भी ले चुके हैं हम सारी, है ना। वो अपना रैपिडो पार्सल और ये सब के एग्जांपल भी ले चुके हैं। ये फिर ये तुम्हें मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, अगर तुमने नहीं भी कवर करा मई 26 की अमेंडमेंट्स वाली वीडियो में, कि जो 12% रेट है वो इफेक्टिवली हट चुका है। तो अब रेट सिर्फ 0, 5, 18 एंड सीधा 40 है, 28 भी रेट नहीं है अब। ठीक है, तो इसलिए जहां पे 12% रेट था जीटीए में, वो हट के 18 हो चुका है। एंड जहां पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी 12% रेट था, वो हट के 18 हो चुका है। 12% की जगह 18 हो चुका है। सॉर्टेड, यस। ये कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं थी और एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा टाइम लगाया भी नहीं है। एग्जाम्पशंस में तुम्हें पता है, एक तो वही लोकल डिलीवरी की डेफिनेशन जीटीए में नहीं आती, ये चीज लिखी हुई थी। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। ये देखो, ये 22 सितंबर को एप्लीकेबल होगी थी। 22 सितंबर मतलब तुम्हारे मई 26 अटेम्प्ट के लिए अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स रेलिवेंट होती है, और ये 22 सितंबर को आ चुकी थी, तो इसका मतलब ये भी तुम्हारे मई अटेम्प्ट में कवर हो चुकी है। तुम वो वीडियो में देख सकते हो। 22 सितंबर लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सब कवर हो चुका था। जीटी की डेफिनेशन ये भी सब कब आई थी, 22 सितंबर को, तो ये भी तुम्हारी ऑलरेडी कवर्ड है। ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी कवर्ड है। यस, ऑलरेडी कवर्ड। यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला जो आया था ये भी आ गया था 12 सितंबर को, तो अगेन अक्टूबर से पहले, तो ये भी तुम्हारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, पूरी क्लैरिफिकेशन थी इसमें पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के रिलेटेड। आईटीसी में अब चेंज आया सर, एक रूल 86 बी। रूल 86 बी अगर तुम्हें नहीं याद हो तो मैं तुम्हें फटाफट से बता देता हूँ। रूल 86 बी में क्या होता है कि अगर तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई एक महीने की 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख के बराबर नहीं, 50 लाख से ज्यादा है, तो तुम्हें अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का जितना भी जो टैक्स लायबिलिटी जो तुम्हारी बनती है, उसका तुम्हें मिनिमम 1% कैश में पे करना पड़ेगा। या दूसरे हिसाब से बोल रहे हैं कि जितनी भी तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके लिए तुम जितना भी तुम्हारे पास टोटल आईटीसी अवेलेबल है, उसका तुम सिर्फ 99% यूज कर सकते हो। 1% टैक्स लायबिलिटी तो तुम्हें कैश में ही देनी पड़ेगी। ओह, मतलब टैक्स लायबिलिटी का 99% के लिए आईटीसी यूज कर सकते हो, एंड 1% कैश में देनी ही पड़ेगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी थी, अगर तुम्हें याद हो, कि गवर्नमेंट चाहती थी कि ठीक है यार, जो जेन्युइन लोग हैं, जो ऐसे बिल ट्रेडिंग नहीं करते, जो घपलेबाज लोग नहीं हैं, उनको हम माफ कर देते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, मतलब भरते हैं दस, जिन्होंने एक साल अपना 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे करा है पिछले 2 सालों में, जिन्होंने पिछले साल जीएसटी का रिफंड 1 लाख से ज्यादा लिया है, तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सेप्शन थी, तुम्हें पता है। इस एक्सेप्शन में एक और एक्सेप्शन ऐड हुई है। ये है तुम्हारे लिए अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट है सर? द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ मैन्युफैक्चरर shall be exempted from the provisions of this rule, मतलब rule 86b, only in respect of goods under rule 31d, under which tax has been paid by the supplier on the basis of retail sale price। क्या कुछ समझ आया? नहीं, बहुत अच्छी बात है, तभी तो मैं बैठा हूं। चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी अपनी बुक से। देखो, ये तुम्हारी यही है अमेंडमेंट, ये मैंने ऑलरेडी रेलिवेंट बुक में अपडेट कर दी है, तो अगर तुम्हारे पास थोड़ी पुरानी रेलिवेंट बुक है तो तुम एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड। अब रूल 31D है क्या? गवर्नमेंट ने कुछ गिनी चुनी गुड्स ऐसी नोटिफाई करी हुई हैं, जैसे कि ये पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, ये सब चीजें गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई करी हुई है। क्या नोटिफाई करी हुई हैं? ये है मैन्युफैक्चरर, ये जाता है होलसेलर को, होलसेलर से जाता है रिटेलर को, रिटेलर से जाता है कंज्यूमर को, राइट। अब कंज्यूमर को जब जाता है तो उस डब्बे के ऊपर, जो सिगरेट का डब्बा होता है, उस पर मान लो एमआरपी लिखी हुई है 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज। अब बाकी कमोडिटीज में क्या हो रहा था, मैं तुम्हें बहुत जल्दी से क्रक्स बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट है नहीं है। जल्दी से क्रक्स समझ लो ताकि तुम्हें पता तो चले कि चीज आई क्या है। ठीक, अब ये जाती है कंज्यूमर को 100 रुपीज पे, यस। अब जो बाकी गुड्स होती हैं सर, हम जैसे ब्रेड खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, वो भी यही होता है कि रिटेलर जो है कंज्यूमर को देता है। मान लो एक ब्रेड का पैकेट देता है, ब्रेड के पैकेट के ऊपर लिखा होता है 60 रुपए, तो रिटेलर कंज्यूमर को 60 रुपए की देता है।
लेकिन मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कितने की बेचता है सर? बेचता होगा कुछ 40 रुपए की, कि ठीक है चलो 40 से, फिर आगे आगे होलसेलर रिटेलर को बेचता लेट से 50 की, 50 की आगे 60 की बिकती, ऐसा कुछ होता होगा सर, बीच में मार्जिन वार्जिन होते होंगे सबके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो कुछ गुड्स है ना, ये कुछ ऐसी गुड्स है जिसमें बहुत बार क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है और जो होलसेलर होता है वो आपस में कुछ रिलेटेड पार्टीज या ऐसा कुछ ही होता है, रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ जान पहचान होती है इनके आपस में टाइप्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ ऐसे गिने चुने गुड्स हैं, कुछ गिने चुने गुड्स हैं, है ना, मतलब ये सचेज है, मतलब सचेज इन द सेंस ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इतने नहीं है, इसमें और भी है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। तो कुछ ऐसी गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है ना, जब वो होलसेलर को गुड्स भेजेगा, बेचेगा, तब वो इसके ऊपर जो टैक्स देगा वो जितने की इसको सप्लाई करेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं दिया जाएगा, जो रूल 31D के अंदर मेंशन्ड है गुड्स, उनके ऊपर जो सेक्शन 15 वाली ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेची चीज 40 रुपए की या 70 रुपए की, लगा लो 70 रुपए की इनवॉइस प्राइस है, ये ऐसा आया क्यों है? क्योंकि 70 रुपए का इनवॉइस प्राइस ये दिखाते थे और एक्चुअल में 40 की बेचते थे, अंडर अंडर वैल्यूएशन करते थे जानबूझ के। तो गवर्नमेंट ने इनको क्या बोल दिया कि भाई जो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को सामान जाएगा ना, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया जाएगा वो ना 70 पे होगा ना 40 पे होगा, ना इनवॉइस वैल्यू के ऊपर ना एक्चुअल वैल्यू के ऊपर, वो पे होगा एमआरपी के ऊपर, जो रिटेल प्राइस है, जो तुम्हारा रिटेल सेलिंग प्राइस है, रिटेल सेल प्राइस। तो जो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को जाता है सिगरेट का डब्बा, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से जब कंज्यूमर को बिकता है कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो ये जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को टैक्स मतलब जो सप्लाई करेगा ना, वो चाहे 40 की करे चाहे 70 की करे, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी कितने के ऊपर पे करेगा, 100 रुपीज के ऊपर जीएसटी पे करेगा। अब वो तो ऑफकोर्स इसको आईटीसी तो मिल ही जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं है। लेकिन ये चेन के ऊपर, ये पूरी चेन के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने लगा दिया कि जो 100 रुपए जो कंज्यूमर को जाना है वो सारी तुम टैक्स दो। मैन्युफैक्चरर 100 के ऊपर टैक्स देगा, इसको होलसेलर को आईटीसी मिल जाएगा, फिर होलसेलर 100 के ऊपर टैक्स देगा, रिटेलर को आईटीसी मिल जाएगा, फिर रिटेलर कंज्यूमर को 100 रुपए में बेचेगा और उसके ऊपर जीएसटी देगा, और काम खत्म। ऐसे चलेगी ये ट्रेड, ठीक है। यस। अब पॉइंट क्या है कि सर 86B से गवर्नमेंट ने इनको बाहर क्यों कराया? गवर्नमेंट कहती है भाई जो ऑलरेडी टैक्स बीच वाली अमाउंट की बजाय 40-70 के बजाय ऑलरेडी हमने उनके ऊपर बर्डन बढ़ा दिया कि तुम्हें 40 या 70 के ऊपर जीएसटी नहीं देना, तुम्हें 100 रुपए के ऊपर बर्डन, मतलब 100 रुपए के ऊपर जीएसटी देना, तो ऑलरेडी उनके ऊपर बर्डन बढ़ा दिया। तो जब बर्डन बढ़ा दिए तो उनको आईटीसी तो पूरा यूज करने दो बेचारों को, क्योंकि उनका तो जो पीछे से आईटीसी आएगा वही उनकी जीएसटी लायबिलिटी है। जो इधर 100 रुपए के ऊपर जीएसटी, जो 100 रुपए के ऊपर आईटीसी मिलेगा होलसेलर को, वही तो उसने आगे जो जीएसटी 100 रुपए के ऊपर पे करना है उसके लिए आईटीसी यूज करेगा वो। ओ, और ध्यान रहे ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। तो ये जो एग्जम्पशन मिली हुई है 86B से, जो इसको एग्जम्पशन मिली है, वो इसको सिर्फ ये जो स्पेसिफाइड गुड्स जो रूल 31D में लिखी हुई है सिर्फ उसके ऊपर मिली है। इसका मतलब मान लो एक बंदा है जो शूज भी बेचता है और जो ये सिगरेट भी बेचता है, शूज एंड सिगरेट। सर शूज की उसकी टर्नओवर हुई एक महीने की, सीधा टैक्स लायबिलिटी पे चलते हैं, टैक्स लायबिलिटी है 4 करोड़ की, और इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी आई, 2 करोड़ की। ये 2 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी के लिए वो पूरा आईटीसी यूज कर सकता है, जो भी उसका पीछे उसने खरीदा होगा, जितना भी टोबैको का जितना भी उसने वो लिया होगा। और ये 4 करोड़ के लिए रूल 86B अभी भी लगेगा। सॉर्टेड। तो सिर्फ जो गुड्स यहाँ पे नोटिफाइड है किसमें, जो स्पेसिफाइड है रूल 31D में, सिर्फ उसके ऊपर। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्यों लिखा है, क्योंकि सर मैन्युफैक्चरर से ही तो चेन स्टार्ट हो रही है। तो अगर ये बंदा आईटीसी यूज करेगा तो इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, क्योंकि इसने इसके जो पीछे इसने रॉ मटेरियल्स जहां से भी खरीदे तो उसने तो नॉर्मल अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स लगाया होगा, तो इसको तो आईटीसी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही मिला होगा। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अभी भी है 86B वाली। तो अदर देन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से आगे चेन स्टार्ट हुई है ना, जब 100 रुपए के ऊपर आईटीसी मिलेगा उसको, फिर उसने आगे भी 100 रुपए के ऊपर देना जीएसटी, तो ये वाली चीज। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको छोड़ के अदर देन मैन्युफैक्चरर shall be exempted from the provisions of Rule 86B only in respect of goods specified under Rule 31D on which tax has been paid by the supplier on the basis of retail sale price. अब समझ आ गई? यस। ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट थी, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट थी। तो ये होगी हमारी कवर। अब हम चलते हैं सर नेक्स्ट के ऊपर। तुम्हारे देखो मॉड्यूल ने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, ना रूल 31D ना ये वो ना कुछ नहीं समझाया अभी। तो हो सकता है आगे कभी जब इसको मॉड्यूल में डालेंगे एक्चुअल में तो एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना लिखा हो, ठीक है। और ये 1 फरवरी 26 को, तो अक्टूबर के बाद है ये, तो इसलिए सितंबर अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे लिए रेलिवेंट है। चलो, एक और अमेंडमेंट है ये, मतलब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 2 अमेंडमेंट्स हैं काइंड ऑफ, ठीक है। इसका तो मैंने रूल 14A का तो मैंने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, एक क्लाइंट आया था उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी रूल 14A में। चलो एनीवे,
ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन टू बी ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर लो रिस्क एप्लीकेंट्स। पॉइंट क्या है, रूल 8 में तुम अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, रूल 12 में तुम अप्लाई करते हो अगर तुम्हें टीडीएस टीसीएस की रजिस्ट्रेशन चाहिए, एंड रूल 17 में तुम अप्लाई करते हो अगर तुम्हें यूईएन की रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ। रूल 8 प्रोवाइड्स फॉर एप्लीकेशन फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, रूल 12 जिनको टीडीएस टीसीएस के लिए चाहिए, रूल 17 जिनको यूईएन चाहिए। सॉर्टेड? यस। माय पॉइंट है कि तुम इन तीनों में ऑफ कोर्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो। अब तुम्हें याद है वो टाइम लिमिट कि भाई अगर आधार ऑथेंटिकेशन भी हुई है और कोई है ना रिस्क पेरीमीटर भी नहीं निकला तुम्हारा, कोई रिस्क पेरीमीटर मतलब रिस्क पेरीमीटर्स ने तुम्हारा एनालाइज करा और उन्हें कोई रिस्क नहीं लिखा है ना, कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो तुम्हारी 7 डेज में तुम्हारी अप्रूव हो जाएगी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि रिस्क तो नहीं निकला इज अ डिफरेंट थिंग, बट को पता ही है कि लो रिस्क है, मतलब इन द सेंस रिस्क है ही नहीं, ऑलमोस्ट चेक भी नहीं करने की जरूरत, पता ही है ना। इसका क्राइटेरिया ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन क्राइटेरिया इसका यही होता है जिसका पैन बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स उसने रूल 10A के अकॉर्डिंग फर्निश कर दी हैं, जिसने अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर दी है एप्लीकेशन करते टाइम, तो ये सब जिसने कर दी है, जिसका सब कुछ रिकॉर्ड सही दिख रहा है, जिसका कोई पुराना फ्रॉड का रिकॉर्ड भी नहीं है, सब कुछ सही दिख रहा है, उसको गवर्नमेंट ने बोला कि उसको 3 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दो, 3 डेज के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दो। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस स्पीड अप करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए कि भाई अगर किसी का लो रिस्क है, कोई दिख रहा है कि अच्छा भला बंदा है यार, क्यों इसकी लटका रहे हो यार एप्लीकेशन, इसको फटाफट जीएसटी नंबर दे दो। ये गेम है सारी, बस इतनी सी चीज ऐड हुई है। एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट आई डोंट थिंक सो, ठीक है, सिर्फ रियल लाइफ के लिए रेलिवेंट ज्यादा है। और एक और, अब ये भी ऑफ कोर्स मैंने बताया ना अक्टूबर के बाद आई है, तो इसलिए तुम्हारे सितंबर अटेम्प्ट के लिए ओके। एक और है ये सर, ये थोड़ा अच्छे वाला है, ये थोड़ा बेटर है, ये इनफैक्ट ये प्रैक्टिकली मैंने कर भी लिया है, एक क्लाइंट की हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई भी कर दिया रूल 14A। रूल 14A है क्या, जैसे उन्होंने रूल 9A निकाला ना कि भाई अगर कोई छोटा बंदा है ना, साफ बंदा है, उसकी जल्दी से उसकी क्लियर कर दो ना यार रजिस्ट्रेशन, उसको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करके खत्म करो, वैसे ही रूल 14A है। अब सोचो बहुत सारे देखो बिल ट्रेडिंग करते हैं, करोड़ों करोड़ों का आईटीसी ट्रांसफर करते हैं जानबूझ के बोगस सेल डाल के, तो ऐसे बहुत चालाकियां करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है यार, वो तो बड़े लोग हैं ना जो बड़ी चालाकियां करते हैं, अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन मतलब जिसकी महीने की जीएसटी की लाइबिलिटी, सेल नहीं बोल रहा मैं, जिसकी महीने की जीएसटी की लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो मतलब 2.5 लाख या उससे कम है, तो और उसने ऑफ कोर्स आधार ऑथेंटिकेशन भी करवा दी है, तो अगर उसकी 2.5 लाख पर मंथ तक उसकी जीएसटी लायबिलिटी है, सब कुछ मिला के, ये सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कंपनसेशन सेस सब कुछ मिला के उसकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है, टोटल कौन सी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, याद रहे आरसीएम वाली लायबिलिटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, याद रहे। तो उसकी जो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर वो 2.5 लाख पर मंथ तक है, तो भाई साहब तुम उसको रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी प्रोवाइड कर सकते हो, 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बता दूं ये सिर्फ किताबों में है, जो मैंने बताया ना कि हमने क्लाइंट का अप्लाई करा, कम से कम 3 हफ्ते खींची है उसने ऑफिसर ने हमारी एप्लीकेशन, जानबूझ के कुछ ना कुछ उसने वो क्लैरिफिकेशन मांगता रहा, पैसे चाहिए होते हैं इनको, छोड़ जो भी। पॉइंट इज कि एनी पर्सन जिसने रूल 8 के अंदर एप्लीकेशन दी, रूल 8 मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, कुछ उसको अलग नहीं चाहिए, ठीक है, कोई यूएन नहीं कोई टीडीएस टीसीएस, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, और उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, टोटल कौन सी वाली सर, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स याद रहे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पेपर में, जैसे अभी इस बार इसमें May 26 में आया था ना क्वेश्चन, जानबूझ के उन्होंने रूल 86 भी टेस्ट करते टाइम उन्होंने वो डाल दिया था आरसीएम की लायबिलिटी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि भाई आरसीएम की लायबिलिटी नहीं लेनी होती है, याद रहे ये बात। तो वैसे ही यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ है कि अगर रूल 14A में भी वो तुमसे पूछे कि भाई एक बंदा है उसकी उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 3 लाख है, जिसमें से 60,000 की टैक्स लायबिलिटी उसकी आरसीएम को परटेन करती है, 2,40,000 की उसकी नॉर्मल सेल को परटेन करती है, मतलब आउटपुट टैक्स को परटेन करती है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ वो रूल 14A ले सकता है, उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो 2.5 लाख से कम है ना, 2,40,000 ही तो है, आरसीएम नहीं गिननी, याद रखना है बात, ठीक है, ठीक है। तो उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख उससे कम है, एंड उसने आधार ऑथेंटिकेशन भी करा रखी है, अनलेस ऑफ कोर्स वो आधार ऑथेंटिकेशन से ही एग्जाम्प्ट है, ये तो बहुत ऑब्वियस बात लिख दी उन्होंने, बट पॉइंट इज कि उसने आधार ऑथेंटिकेशन करा रखी है, उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख या उससे कम है ना, और उसने नॉर्मल रूल 8 में उसने अप्लाई करा है, बस इतना का क्राइटेरिया चाहिए, बस छोटा सा एक सिंपल क्राइटेरिया तुम्हें बस इतना याद रखना, एक कि उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख या उससे कम है, सेकंड उसने आधार ऑथेंटिकेशन करा रखी है, बस ये 2 चीजें याद रखनी, अगर ये है
तो भाई उसकी थोड़ी ये स्पीड अप करो। थोड़ी और कंडीशन क्या है कि वो एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता है। सर अगर उसने एक ले ली पंजाब में, एक ले ली हरियाणा में, ये तो फिर दो हो गई। नहीं नहीं, ये तो अलग अलग स्टेट में होगी ना। एक रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में। नॉर्मली अगर तुम पंजाब में भी चाहो या हरियाणा में भी चाहो या महाराष्ट्र में भी चाहो, हर स्टेट में 2 3 4 जितनी मर्जी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये रूल 14A में अपनी रजिस्ट्रेशन लेनी है तो तुम्हें एक स्टेट में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन लेनी है। ऑफ कोर्स इसका लॉजिक वही है कि भाई तुम अपनी 2.5 लाख की जो लायबिलिटी है वो 2 रजिस्ट्रेशन में बांट लोगे, तो क्या फायदा, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन से लायबिलिटी पता चलनी चाहिए। ठीक है बात, तो तुम्हारी एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गॉट इट। यस। हम्म। उसके बाद क्या है? हाँ, तो अगर तुम्हारा सब कुछ सही है, तुम्हारा आधार नंबर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड है, सब कुछ है, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन कब तक ग्रांट हो जाएगी? 3 दिनों के अंदर। ये बात सिर्फ किताबों में लिखी हुई है। बोलो जय जय। अब बात आ जाती है इसमें छोटी सी कि सर अगर हमें इस रूल से विड्रॉ करनी है, हमें ये रजिस्ट्रेशन इस रूल से विड्रॉ करनी है क्योंकि लेट से हमारी 2.5 लाख क्रॉस हो चुकी है, या लेट से हमें एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन लेनी है, तो फॉर सम रीजन हमें इस रूल से विड्रॉ करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, तुम एप्लीकेशन डाल दो। लेकिन अगर सेक्शन 29 में जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग होती है ना, जो एक तो तुम खुद करते हो वो नहीं, जो प्रॉपर ऑफिसर सो मोटो करता है कि तुम्हारे लेट से 10A में तुमने बैंक डिटेल्स नहीं डाली, तुम्हारी 6 महीने से 3B नहीं भरी हुई, तुम्हारा तुमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली थी और तुमने 6 मंथ तक बिजनेस कमेंस ही नहीं करा, ऐसी ऐसी जो दिक्कतें थी जिसके करके प्रॉपर ऑफिसर सो मोटो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। अगर तुम्हारी वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है फिर तुम इससे विड्रॉ नहीं कर सकते, तो तुम्हारी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कोई ऑलरेडी नहीं चल रही होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बात क्या है कि तुमने अब तक की, अगर तुम्हें रूल 14A की रजिस्ट्रेशन से विड्रॉ करना है तो तुम्हें अब तक की जितनी पेंडिंग रिटर्न्स है सारी भरनी पड़ेंगी, सारी की सारी, सारी की सारी है हमारी के मुश्किल है तुझको बचाना, अरे ना रे मेरी जानकारी, उफ अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। ओके ओके सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर तुम्हें विड्रॉ करना है तो भाई साहब 2 चीजें ध्यान रखना। एक, अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स क्लियर कर दो, सारी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दो अपनी। जब से तुम्हारी ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब से तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिली थी तब से लेकर जिस डेट से ऑनवर्ड्स तुम विड्रॉल चाहते हो, उस पीरियड के बीच वाले पीरियड की सारी रिटर्न्स तुम्हारी भरी होनी चाहिए। एंड सेकंड, तुम्हारी ऑलरेडी कोई कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो तभी तुम कैंसिलेशन के लिए, मतलब सॉरी, विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर विड्रॉल करते टाइम भी उनको शक हुआ, अब तुमने नॉर्मल अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करा के 2.5 लाख वाली जो तुमने ले ली थी, लेकिन अब देखो उसके लिए आधार एनरोलमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी थी, आधार ऑथेंटिकेशन तो ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन अब तुम्हें चाहिए रूल 14 वाली हटा के नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, कि मेरे को तो रूल 8 वाली दे दो नॉर्मल, मतलब रूल 8 वाली इन द सेंस कि मेरे को मेरी 2.5 लाख क्रॉस होगी, मेरे को नॉर्मल वाली दे दो। मेरे को ऐसे रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मेरी एक स्टेट में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, या मेरी 2.5 लाख से ऊपर टैक्स एबिलिटी नहीं जानी चाहिए। मेरे को इस चीज से हटना है, मेरी सेल बढ़ने वाली, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसा। तो तुम्हें हो सकता है वो, अगर उनके रिस्क पैरामीटर्स ने बोला है ना, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स ने बोला कि भाई ये जो आधार ऑथेंटिकेशन वाली जो प्रोविजन है ना, या जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है कि इसकी आंखें या इसके फिंगरप्रिंट्स ऐसा कुछ ले लो, या फोटोग्राफ ले लो एप्लीकेंट की, तो वो भी तुमसे मांग सकते हैं ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ कि भाई साहब ये भी अपलोड करो, तो वो मांग सकते हैं। सिर्फ लिखा हुआ है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर तुम विड्रॉल कर लोगे और तुम्हें उन्होंने विड्रॉल ग्रांट कर दी तो तुम्हें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास जब विड्रॉल की एप्लीकेशन जाती है तो वो क्या करेगा, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली वो तुम्हें क्या करेगा, आफ्टर वेरिफिकेशन जो भी तुमसे वो डॉक्यूमेंट सब कुछ मांग लेगा, जब प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन, जो भी उसने क्लैरिफिकेशन वगैरह मांगनी उसने मांग ली, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ दोस डॉक्यूमेंट जो तुमने अपलोड कर दिए, या तो वो अलाउ करेगा एप्लीकेशन विड्रॉल की या रिजेक्ट कर देगा, सिंपल। लेकिन एक बार अगर विड्रॉल अलाउ हो गई तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन जो है, अच्छा सुनो इसमें कैसे है, मान लो तुमने अप्लाई करी थी, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल तुम्हारी थी 5 जून, या आज कितनी है, आज तो 30 जून है, मान लो अपन गिन लेते हैं, कुछ भी लगा लो, 4 जुलाई, 4 जुलाई को तुम्हारी इफेक्टिव डेट थी, 4 जुलाई को तुम्हारी इफेक्टिव डेट थी। तो ये जो पूरा जुलाई मंथ है, पूरा जुलाई मंथ है, इसमें तुम 2.5 लाख की सेल अपनी नहीं शो कर सकते। जिस मंथ में तुम्हारा विड्रॉल हुआ है उस मंथ में भी तुम अपनी 2.5 लाख से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी नहीं शो कर सकते, अगले मंथ से करनी पड़ेगी, अगले मंथ से करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा हुआ, एक बार विड्रॉल अलाउ होगी तो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू एग्जैक्टिंग
2.5 लाख से ऊपर की जो टैक्स लायबिलिटी वो शो कर सकता है कब? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ इन विच द सेड ऑर्डर हैज बीन इशूड, इन विच द सेड ऑर्डर हैज बीन इशूड। ऑर्डर तुमने अप्लाई करा था जून में या जुलाई में, जून में अप्लाई करा था, और उसका जो तुम्हारा विड्रॉल का जो ऑर्डर है, जो अप्रूवल का ऑर्डर है, ठीक है तुम्हारे विड्रॉल अप्रूव होगी, वो तुम्हारा 4 जुलाई को आया, तो तुम पूरे जुलाई मंथ में 2.5 लाख से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं कर सकते, 1 अगस्त ऑनवर्ड्स ही कर सकते हो। ठीक है, ये दोबारा लिखी हुई सेम बात, ठीक है, कि जो 2.5 लाख की लिमिट है वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं रेज कर सकता, कब तक? प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, अगले महीने की 1 तारीख से पहले नहीं तुम 2.5 लाख से ऊपर एक्सीड कर सकते अपनी टैक्स लायबिलिटी। अच्छा सर एक ये बताओ, ठीक है, अगर हमारी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चल रही है फिर तो हम विड्रॉल के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये तो आपने बता ही दिया। यस, व्हाट इफ कि हमने विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया फिर हमारी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो भाई साहब ये तो सीरियस मैटर है, क्योंकि कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग आइडियली क्या है कि तुम्हारी कोई पेंडिंग रिटर्न थी, तुमने कोई डिटेल्स नहीं भरी जो चाहिए थी, है ना। अब गवर्नमेंट ने तुम्हें 3 दिन में क्यों अलाउ करा था? क्योंकि तुम छोटे बंदे हो, इनोसेंट बंदे हो, तुम फ्रॉड नहीं करोगे। लेकिन अगर तुमने कुछ डिटेल्स नहीं दी, तुमने अपनी रिटर्न्स जानबूझ के नहीं भरी, कोई बैंक की डिटेल्स नहीं फर्निश करी जानबूझ के रूल 10A में, ये ऐसा कुछ करा है जिससे प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि नहीं नहीं यार इसका तो उठ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो भाई तुम्हारी विड्रॉल की एप्लीकेशन के बाद भी ऑफिसर को लग सकता है कि भाई ये तो बंदा गलत लग रहा है, तो उसने अगर बाद में भी चला दी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स, तो भी तो भी तुम्हारी विड्रॉल की एप्लीकेशन रुक जाएगी और कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी, उसको ऊपर रखा जाएगा। Where the proceeding for cancellation decision have been initiated by the proper officer after the filing of withdrawal application, तुमने withdrawal application डाल दी उसके बाद, and the said proceedings are pending, और अभी वो cancellation की proceeding जो proper officer ने चलाई है वो भी चल रही हैं, तो तुम्हारी withdrawal application जो है वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, रिजेक्ट ही हो जाएगी। प्रॉपर ऑफिसर सीधा रिजेक्ट ही कर देगा कि भाई तेरी अभी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट हुई है, चाहे तेरे फाइल करने के बाद, लेकिन तेरी विड्रॉल की एप्लीकेशन कैंसिल है, पहले कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स खत्म होगी फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि विड्रॉल देनी है कि नहीं देनी, ऐसा, ठीक है। एंड द प्रोविजन इन रिलेशन टू अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन ऑन डीम्ड बेसिस अंडर रूल 95 शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तो मैं याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं अगर तुम्हें दिखाई दूं, ये याद हमने पूरा वो पढ़ा था, ऐसे पूरा पढ़ा था, तो क्या बोलते हैं इसको, पूरा बड़ा सा चार्ट पड़ा था कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, उसका प्रोसीजर क्या है, फिर तुम्हारी 7 डेज में अप्रूव होती है, ये होती है वो, याद है हमने यहाँ पे एक लिखा था, इफ प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आरसी इज डीम्ड अप्रूव्ड। ये है तुम्हारा रूल 9 सब रूल 5, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो तुम्हारी डीम्ड बेसिस पे अप्रूव हो जाती है, डीम्ड बेसिस मतलब माना जाएगा कि ऑफिसर ने अगर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर एक्शन नहीं लिया तो माना जाएगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, तो कहते हैं विड्रॉल की एप्लीकेशन पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कि तुमने विड्रॉल की एप्लीकेशन डाली लेकिन तुम्हारी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग पेंडिंग थी और ऑफिसर ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं माना जाएगा कि तुम्हारी ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे कुछ भी रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस हैं, कुछ तुमने अपडेट करना है ये वो, तो जब तुम वो चेंज करोगे तो वो तुम्हारी उसके लिए तो तुम्हें पहले अमेंड करना पड़ेगा विड्रॉल की एप्लीकेशन डालने से पहले, बस ये था तुम्हारा। और नीचे वाला कुछ खास नहीं लिखा, वो ये लिखा हुआ कि जो तुम्हें आरसी मिलती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वहां पे जहाँ पे लिखा होता है ना दिस हैज बीन अप्रूव्ड अंडर रूल 9, तो वहां पे रूल 9 एंड रूल 14 भी लिखाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। बस इसके बाद वाली जो तुम्हारी टीडीएस टीसीएस वाली वो वही वाली है ना, जो डिलीवरी सर्विसेज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये सब, तो ये सब तुम्हारा ऑलरेडी कवर्ड है। आई होप तुमने मे वाली अमेंडमेंट्स भी देखी हुई हैं और तुमने अब सितंबर वाली भी देख ली जो मैंने बहुत डिटेल में कवर करा दी, ठीक है जी। यहाँ पे खत्म होता है हमारी अमेंडमेंट्स के क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।